इस प्रॉब्लम में दिया है कि there is an arrangement shown where all blocks are in equilibrium and in rest. When thread connected to upper block is cut suddenly. ए से कनेक्टेड जो थ्रेड है इसमें उसको अचानक कट कर दें, उसके पहले ये सारा ब्लॉक सिस्टम रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है। दिस इज गिवन। उसके बाद कहता क्या है कि सम स्टेटमेंट about the acceleration of three blocks and their center of mass immediately after cutting the thread are given। यानी थ्रेड कटने के ठीक बाद इन तीनों के एक्सेलेरेशन और इनके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। चूज ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ए का एक्सेलेरेशन बी के बारे में दिया है, सी के बारे में दिया है, और ए और बी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके एक्सेलेरेशन के बारे में दिया है। तो यू शुड ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट। लेट अस सी हाउ इट कम्स। इसमें एक ही मेल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होनी है, वो है स्प्रिंग के फोर्स की। स्प्रिंग के फोर्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये है, स्प्रिंग का फोर्स does not change instantly. That means it changes gradually with time. Right? ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है और डिफॉर्मेशन कभी अचानक नहीं चेंज हो सकती, इसीलिए स्प्रिंग का फोर्स अचानक नहीं चेंज हो सकती। बट जो थ्रेड के फोर्सेस हैं दे कैन चेंज इंस्टेंटली। जैसे यहाँ पे मैंने कट लगाया तो कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग में वही फोर्स होगा जो कट करने के जस्ट पहले था, धीरे धीरे चेंज होगा बट तुरंत वही सेम रहेगा। बट कट करने के बाद तुरंत बाद यहाँ जो टेंशन है वो बदल सकता है, हो सकता है बदल जाए या वही रहे, बट इट कैन चेंज। राइट? इसी केवल इसी प्रॉपर्टी से ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वो सी एम का एक्सेलरेशन डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, उससे निकल आएगा। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें पहले देखें कि स्प्रिंग में फोर्स क्या था, क्योंकि वही नहीं चेंज होगा। तो स्प्रिंग में जो फोर्स था, ये चूँकि सारा कुछ इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग में इतना फोर्स रहा होगा कि वो नीचे के ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में हो। तो स्प्रिंग में आने वाला फोर्स ऊपर होना चाहिए, वो नीचे के वेट को बैलेंस करेगा। इस स्प्रिंग का फोर्स रहा होगा 3 mg। किस नेचर का? टेंसाइल। इसमें फोर्स रहा होगा 3 mg। राइट? तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएं ए, बी और सी का, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ए पर थ्रेड तो हट गया, उसका एक तो अपना वेट काम करेगा mg। स्प्रिंग में फोर्स था 3 mg, तो 3 mg ऐसे स्प्रिंग इसको खींच रही होगी। और बी का देखते हैं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम, बी का अपना वेट काम करेगा, दैट इज 2 mg। बी पर स्प्रिंग का फोर्स ऑब्वियसली ऊपर आएगा, दैट इज 3 mg। और थ्रेड इससे कनेक्टेड है, उसमें हमें फोर्स नहीं पता क्योंकि वो इस समय चेंज हो गया होगा, या हो सकता है ना चेंज हुआ, बट इट कैन चेंज। जो पहले रहा होगा, पहले यहाँ क्या रहा होगा तुम्हें पता है, वो तो चूंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, तो यहाँ टेंशन इसका वेट होगा। अब क्या है अभी हम नहीं क्लेम कर सकते, बट आई कैन से कि यहाँ टेंशन हो सकता है टी हो, तो टी यहाँ पे दिखाएंगे बी पर, और सी पर दिखाएंगे फर्दर उसका अपना वेट। तो ये
अब एक एक करके इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। ई पर नेट फोर्स है 4 mg। ई का मास कितना है m, तो 4 mg अपॉन m, यानी 4g इसका एक्सेलरेशन होगा। तो पहला पार्ट ए तो सही हो गया। व्हाट अबाउट बी एंड सी एक्सेलरेशन? यहाँ पर चूंकि ये थ्रेड से कनेक्टेड हैं, थ्रेड इनएक्सेसिबल होता है, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो सी का नीचे एक्सेलरेशन होगा वही बी का होगा। तो आई कैन से वो एक्सेलरेशन में इनका कॉमन मालूम से ए डैश, तो बी पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो टी प्लस 2mg माइनस 3mg इज इक्वल टू मास ऑफ बी दैट इज 2m इंटू ए डैश। सी पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो देखिए क्या मिलता है, mg डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, टी हो गया ऊपर बराबर मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज ए डैश। और यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को एडअप कर लिया जाएगा तो आ जाएगा 3mg माइनस 3mg यानी 0 इक्वल टू 3m ए डैश। तो ए डैश आ गया 0। ए डैश क्या है, दोनों के एक्सेलरेशन यानी बी का भी 0 और सी का भी 0, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए और बी तो सही हो गए, राइट। व्हाट अबाउट डी? अब मैंने पूछा है ए प्लस बी का एक्सेलरेशन ऑफ सी एम। तो किसी दो पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑफ सी एम की सिंपल डिफिनेशन है, पहले पार्टिकल का मास उसका एक्सेलरेशन, तो पहला पार्टिकल हमारा ए है, उसका मास ए है, एम है, उसका एक्सेलरेशन हो गया इंटू 4g प्लस दूसरे का मास वो है 2m यानी बी, उसका एक्सेलरेशन यानी 0 अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज इन दोनों का, जिसका लेंगे उसी का टोटल मास लेंगे, दैट इज 3m। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है इट इज 4g/3 डाउनवर्ड। तो आई थिंक डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका दिया गया है ये, राइट। जिसमें केवल एक ट्रिक काम करती है कि स्प्रिंग के फोर्सेस कभी अचानक चेंज नहीं होंगे। और सीएम का, अगर पूरे के सीएम का क्वेश्चन पूछा जाए, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं, अगर वो पूछा था कि थ्रेड को कट करने के बाद तीनों का कंबाइंड फैमिली बनेगी, उसके सीएम का एक्सेलरेशन, तो वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं जी, बिना किसी इंडिविजुअल के बारे में सोचे। कैसे? सीएम का एक्सेलरेशन निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, जो बाहर से फोर्स एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास इज एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। तो इस पूरी फैमिली में देखा जाए, थ्रेड तो कट गया, जो स्प्रिंग के हैं, टेंशन, ये सब इंटरनल फोर्सेज हैं। पूरी फैमिली के लिए बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से केवल इनका वेट दैट इज 4mg और अपॉन टोटल मास कर दें दैट इज 4m, तो सिंपली g। तो कट करने के तुरंत बाद पूरी फैमिली का जो सीएम होगा उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा g, राइट।